नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक दौरा कर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं अब दिल्ली में यूपी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें चुनाव को लेकर कार्यक्रमों, मुद्दों के आधार पर प्रचार और चुनावी अभियान को लेकर मंथन हुई। तो वहीं पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद फिर से यूपी की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एक बार फिर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी और बीजेपी के इसी मेगा प्लान को लेकर आज स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई दिलचस्प कहानियां तो आ ही रही हैं नजर, पर बात तैयारियों की करें तो बीजेपी हमेशा तैयारियों में सबसे ऊपर रही है, रणनीति बनाने में बीजेपी सबसे ऊपर रही है। तो ऐसे में बड़े बड़े नेता तो यूपी के दंगल में कूद पड़े ही हैं, पर बात आज जेपी नड्डा के बैठक की करें तो क्या कुछ अहम रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। जिस हिसाब से लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, हर जगह से इनपुट्स लिया जा रहा है, पार्टी की इंटरनल सर्वेज आ रही हैं, उसका अध्ययन हो रहा है। एक बात कहना पड़ेगा कि बाकी पार्टियों में तैयारी को लेकर के इस तरह की कोई हरकत नज़र नहीं आ रही। और आज जो मीटिंग हुई है उसके कई सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, इनसाइड डिटेल्स, जिसमें ये कह सकते हैं कि विपक्षियों की खटिया खड़ी हो जाएगी। वो उस तरह की मीटिंग है। ये मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, कहने के लिए तो बाहर ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव तैयारी, मुद्दे, सारी चीज़ें, मुद्दे तो तय हो चुके, कैंपेन किस तरीके से होगा वो भी हो चुका। अब जो राजनीति के जो माइनर नुएंसेस हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर आज अहम बैठक, अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं चुनाव के मद्देनज़र, ये बहुत ही अहम बैठक बताई जा रही है। वो क्यों? क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें अहम हैं। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से आंक रही है, कि इनके हिसाब से, इनके जो सर्वे हो रहे हैं उस हिसाब से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, उनके स्ट्रेटजिस्ट्स को क्या लग रहा है कि कितनी सीटें पे हम सीट जीत रहे हैं, बाकी लोगों की क्या पोजीशन है, उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि पार्टी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कुछ पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें, उस प्रॉब्लम का निदान कैसे किया जाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दोनों ही मुद्दों पे आज बातचीत हुई। तीसरा, समाजवादी पार्टी को ये लोग मुख्य चैलेंजर मान रहे हैं। बिल्कुल। उसको कैसे हिसाब किताब लगाना है, उसकी भी रणनीति, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो पहले शुरू करते हैं कि भाई पार्टी अपने आप को क्या समझ रही है कि भाई कहां तक हम पहुंच गए हैं अब तक। अमित शाह कह रहे हैं 300 पार करेंगे, लेकिन इनका जो अपना असेसमेंट है उस हिसाब से पार्टी 290 के आसपास है। इनका अपना असेसमेंट है, ±10 कर लीजिए, कितनी सीटें आएंगी। मतलब एक कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को और आम लोगों को भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। चुनाव जीतने के लिए 300 सीट लाने की जरूरत नहीं है, 403 सीटें हैं, 202 का आंकड़ा जो पार कर जाएगा सरकार बन जाएगी, प्लेन एंड सिंपल। तो 202 के आसपास अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें ले आती तो सरकार बन गई। अब दिक्कत क्या है कि मीडिया में हर जगह 300 के ऊपर चर्चा हो रही है। कोई इस आंकड़े को नहीं बता रहा कि भाई 202 ही चाहिए बहुमत की सरकार बनाने में। और इनका जो असेसमेंट है कि समाजवादी पार्टी 90 के आसपास सीट जीतेगी, बीएसपी 25 के आसपास जीतेगी और कांग्रेस पार्टी वही 7-8 सीट और बाकी अदर्स, ये इनका असेसमेंट है।
और इसीलिए कैसे इसे पुश करना है, क्योंकि ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का आधारशिला बिल्कुल रखेगा। और इसलिए कल मोदी जी जा रहे हैं, 2 दिन वहां रहेंगे। तो ये प्लान्स तो पहले बने हुए हैं कि कौन कौन कब कैसे कैसे जाएगा। जो लोग लगातार यूपी का दंगल देख रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर पिछले 1 महीने से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये उनका असेसमेंट है। प्रॉब्लम्स क्या है, तो पहले इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में क्या क्या इंटरनल रिफ्ट और प्रॉब्लम्स जो है वो इनके हिसाब से वो लग रहा है कि ये एरिया जो है, तो दिक्कत जो इनके पास है वो 2-3 है। पहला प्रॉब्लम जो है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो ये है कि कई सारे विधायक वो नॉन परफॉर्मर रहे हैं। उनको लेकर के जो इन लोगों ने असेसमेंट किया है, जो सर्वे इन लोगों ने कराया है, उसके हिसाब से ये जो विधायक है इन्होंने काम नहीं किया। तो छटनी का वक्त आ गया है क्या? तो छटनी का वक्त आ गया है। तो किन किन लोगों को छांटा जाएगा उसके ऊपर चर्चा। खबर ये आ रही कि 100 के आसपास जो लोग थे उनको बकायदा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरी बात कि जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और हार गए, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है कि इन लोगों ने पिछले 5 साल में क्या किया, क्या उन वही उम्मीदवारों को फिर से लगाया जाए। तो उसमें भी छटनी होने वाली है। जिन लोगों ने एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम नहीं किया, जो एक्टिव नहीं रहे, इधर उधर करते रहे, उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। तो मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि कई सारे 150 के आसपास फ्रेश चेहरे जो है उनको मौका दिया जाएगा। तो एक ये बड़ी खबर इस जगह से आ रही है। दूसरी अहम बात कि इसमें कुछ इंटरनल, कुछ मौर्य ग्रुप, कुछ ये ग्रुप, कुछ वो ग्रुप, कुछ जाति के आधार पे, कुछ किसी और चीज़ के आधार पे एक जो रिफ्ट चल रहा है उसको भी शांत किया जाएगा। तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सारे मंत्री, सारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, इन सब को चुनाव में अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में भेज दिया जाएगा ताकि वो लखनऊ में बैठ करके राजनीति ना करें। तो वो उसकी भी लिस्ट तैयार हो रही है, तो वो भी किया जाएगा। दूसरी बात जो एक और बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, वो भी वेस्टर्न यूपी में जी। वो है किसान आंदोलन को लेकर के इस पे चर्चा हो रही कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। और खबर ये भी आ रही है कि अभी तक गठबंधन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का तैयार हुआ नहीं है जी। क्या एक ऑप्शन जिसको खंगाला जा रहा है कि क्या आरएलडी के साथ ये लोग हाथ मिला ले, तब बिल्कुल ही स्थिति जो है इनके नियंत्रण में आ जाएगी। तब ये आराम से 300 क्या 330-40 क्रॉस कर जाएंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो उसके ऊपर भी एक बातचीत और उसके ऊपर भी मंथन की जा रही है। एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले प्रियंका वाड्रा और जयंत चौधरी की, जिसके बाद जयंत चौधरी ने कह दिया था कि भाई हम अभी गठबंधन नहीं बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता। तो ये एक जो इंटरनल और ये प्रॉब्लम्स जो है, लेकिन विपक्षियों को किस तरीके से गिराना है, उनके वोट बैंक में किस तरह से सेंधमारी करनी है, उसके ऊपर भी बाकायदा चर्चा हो। सर, विपक्षियों के लिए तो मुझे लगता है सिर्फ अकेले मोदी ही काफ़ी है। यूपी के दौरे में है, आपने पहले ही बताया था कि 100 कार्यक्रम होने हैं। कल की बात करें तो कल मोदी झांसी जाएंगे, उसके बाद महोबा जाएंगे, कई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो विपक्षियों को कितना बड़ा तमाचा है। देखिए, ये जो इलाका है, ये इलाका ट्रेडिशनली इसको कहते हैं बुंदेलखंड। ये दरअसल मायावती का गढ़ माना जाता था, लेकिन मायावती के इस पूरे जो राजनीति जो पिछले 5 जब से वो मुख्यमंत्री के पद से हटी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया जिसके बारे में आज भी मीटिंग में चर्चा हुई, एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि कई सारे जो दलित पार्टी समुदाय के जो जातियां हैं, कि यूपी में जातियों के ऊपर वोटिंग होती है, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि मायावती के अपने कास्ट को छोड़ के कई सारे जो दलित
समर्थक जो मायावती के साथ थे उसमें इन्होंने अपनी पैठ बना ली है। पिछले 3 इलेक्शंस से लगातार 2014 के बाद से जितने इलेक्शंस हुए 2014 में भी दलितों ने जमकर वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो एक एरिया जो है वो बाकायदा आपने सुरक्षित कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी है बुंदेलखंड इलाके में। ये इलाका बहुत गरीब इलाकों में से है, पानी की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे फिर वही मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ के इलाकों और लोगों के लिए जो है वो योजनाओं और सौगातों की बारिश कर देंगे। और ये विकास का जो है वो पूरा नैरेटिव अपने पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे भी कर लेते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट होगा ही। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज की मीटिंग में लिया गया कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन राजभर और उस तरह के पार्टीज के साथ हो रही है, तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे ओबीसी समुदाय के वोटर्स जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो इस बार थोड़े अलग थलग दिख रहे हैं। उनको कैसे वापस जीता जाए उसके ऊपर विशेष ध्यान, उसके लिए ही स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत ये है कि अगर समाजवादी पार्टी को ये यादव के अलावा बाकी के ओबीसी वोटर्स अगर उनका साथ नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पिछले चुनाव में जिस तरीके से ये लोग निपट गए थे उसी तरीके से इस बार भी ये निपट जाएंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ बदलाव आया है जिसके ऊपर गहन चर्चा हो रही है, उस पर रणनीति भी बनाई जा रही है। मतलब ये कि ये फिर कास्ट इक्वेशंस को देख के किस तरीके से उन इलाकों में जहाँ कुछ ओबीसी वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे पिछले 2 चुनाव में, जो उधर अब चले गए हैं, उनको कैसे वापस जीता जाए। इसको लेकर के पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से उस ओबीसी और दलित समुदाय से केंद्र में और राज्य में मंत्री बनाए गए, उनके द्वारा किस तरीके से वहाँ पे ग्राउंड पे काम हो रहा है और किस तरह के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। मतलब ये कि कुछ उम्मीदवार प्योरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर कास्ट दे विल बी सिलेक्टेड। वो इलाका कौन होगा, कौन कौन उम्मीदवार होगा। तो ये एक जिसको कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति के दृष्टि से ये आज की जो बैठक है वो इन बातों के लिए सबसे अहम है। जी बिल्कुल। तो मोदी पहुंच रहे हैं, कई कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे, कई योजनाएं भी देंगे, वो मैं अपने दर्शकों को जाते जाते बताऊंगी। पर चुनावी दंगल है, कुछ गपशप भी हो जाए सर, क्योंकि कुछ खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। पहली खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। प्रियंका गांधी इन दिनों महिलाओं को साधने की बहुत कोशिश कर रही है। चित्रकूट पहुँचती है, कविता सुनाती है, पर पता बाद में चलता है कि वो कविता किसी और का लिखा हुआ है, चोरी की गई कविता है। कोई बात नहीं, वो कविता कोई भी प्रियंका वाड्रा कवि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कविता तो वो बता सकती है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि वो जो कविता सुना रही थी और उसका जो अर्थ बता रही थी उसमें वो खुद ही कंफ्यूज थी। और अगर आप गौर से उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो एक कविता का लाइन है कि कब तक आप भरोसा करोगे बिके हुए अखबारों से। अब है तो अंग्रेजी दिमाग की, समझाना है ग्रामीण महिलाओं को, उन्होंने समझाया तो, लेकिन अब आप इस तरह की गलतियां करें कि आप एक नेशनल पार्टी होकर आप तमाम मीडिया को ही आप बिका हुआ बता दें, ये साइकी है। मैं बार बार कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया कि कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, हिंदुत्व को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। आपने किसे चुना? आपने मीडिया को जो है गाली देना शुरू कर दिया। आपने कह दिया कि भाई पूरा अखबार बिके हुए अखबार से, तो मतलब आपने मीडिया को आड़े हाथों ले लिया कि भाई अब ये किस तरह का कैंपेन है।
मीडिया की वजह से केजरीवाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इसी मीडिया की वजह से राहुल गांधी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर भी अपनी गलतियों से ना सीख पाना ये अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। दूसरी एक और बात मुझे समझ में नहीं आई कि शायद उनको खुद महाभारत का ज्ञान नहीं, या वो उनको लगा कि कुछ गलती हो गई कि चीरहरण और दुशासन का उन्होंने नाम तो लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी बातचीत से ये लग रहा था कि दुशासन का मतलब वो समझ रही थी कि कोई खराब शासन। आप ये समझिए, आप फिर से उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि वो मतलब नहीं समझा पा रही कि दुशासन तो एक चीरहरण करने वाला एक विलन है। लेकिन आपको जब इस तरह से कंफ्यूज होकर के जब आप समझाना शुरू करती हैं तो क्या इसका मतलब है? मतलब ये है कि प्रियंका वाड्रा ने कविता का सहारा तो लिया लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाई। ये दिक्कत राहुल गांधी में भी है। जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं और जो कुछ वो कहना चाहते हैं उसमें हर बार वो गड़बड़ियां कर देते हैं। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी की ही फोटोकॉपी नजर आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है उनका वो एक अच्छे लीडर की नहीं नजर आ रही है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, कई बार कॉपी पेस्ट में सिस्टम के कीज काम करना बंद कर जाते हैं। दूसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। आजकल अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब तो लोग उनको कह रहे हैं कि आप अखिलेश जिन्ना अपना नाम रख लीजिए, नाम बदलिए, पार्टी का नाम भी जिन्नावादी पार्टी रख दीजिए। वो जरूर रख देंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, एक होता है कि भाई आपसे स्लिप ऑफ टंग, गलती से मुंह से कुछ निकल गया, जिन्ना मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी गांधी नेहरू करते करते बीच से एक जिन्ना भी निकल गया। तो स्मार्ट आदमी क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं नहीं, वो तो मैं तो जनरलाइज बात कर रहा था, मैं जानता हूं कि भाई वो विलन है, उसकी वजह से बंटवारा हुआ, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आपने कहा कि लोग उनको कह रहे हैं वो ही विल बी हैप्पी टू कॉल जिन्नावादी समाजवादी पार्टी, जिन्ना समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। यही समाजवादी पार्टी की राजनीति का सबसे अहम पहलू है। आपको याद होगा चुनाव से पहले, पिछले से पिछले चुनाव में मुलायम सिंह ने यह कह दिया था कि हम और क्या कर सकता, मैं हिंदुओं पे गोली चलवा दिया, मुझे मौका मिलता तो मैं फिर और गोली चलवा दिया होता, हिंदुओं को मैं मरवा दिया होता। क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि वो जानते कि हिंदू को कुछ भी गालियां दे दो, हिंदू के दिमाग में कुछ चढ़ता नहीं है। लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए तो हिंदुओं को गाली देना जरूरी है। यही हो रहा है और इसलिए जब उन्होंने जिन्ना का नाम तो लिया, जिस तरीके से उसे डिफेंड कर रहे ये इनके प्रवक्ताओं ने, तो ये एक स्ट्रेटजी है। जिन्ना से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में यही है कि जिन्ना की तारीफ करो, पाकिस्तान की तारीफ करो तो मुस्लिम वोट मिल जाएंगे और यही समाजवादी पार्टी की राजनीति। कहीं अब वो ट्विटर पे अखिलेश जिन्ना यादव ना कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो पीएम मोदी की भी नजर है यूपी में। पीएम मोदी यूपी के महोबा में 6,250 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वेयर परियोजना, भवानी बांध शामिल है। 3,250 करोड़ की इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी और क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा पीएम मोदी अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। महोबा के कार्यक्रम के बाद वो शाम को लखनऊ आएंगे। यहां पर राजभवन में 19 और 20 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगे और 20-21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वहीं 21 को वो लखनऊ से बांदा जाएंगे। तो पीएम मोदी के इस दौरे पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए यूपी का कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।